बच्चे किताबें नहीं लाते थे। किताबें खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। एक दिन एक बच्चे का खड़े होकर आया कि सर क्या नाम, मेरे भाई की किताबें जो है मेरे पास रखी हैं, क्यों नहीं उन किताबों को हम ले आते हैं। आपके घर पे जो पुरानी पुस्तकें हैं तो अपने रिलेटिव से या जो भी संपर्क में उनसे कहें कि हमारे निःशुल्क पुस्तक बैंक में आप जमा करें। हमने लगभग पिछले 10 साल में जो है 16 से 17 हजार बच्चों को जो है किताबें दे चुके हैं। हमारी जो संस्था किसी से भी पैसे नहीं लेती है। हमारे लगभग जो है एनसीआर में 20 निःशुल्क पुस्तक बैंक चल रहे हैं। अभी लोग जो है बॉर्डर पर जाके जो मातृभूमि के लिए, राष्ट्र के लिए जो है काम करेंगे। ये भी एक तरीका का, जैसे आप निःशुल्क पुस्तक बैंक चला रहे हैं या लाइब्रेरी खोल रहे हैं या स्लम में जाके आप जो है पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ये भी एक मातृभूमि के लिए आप काम कर रहे हैं। आपने ब्लड बैंक, नॉर्मल बैंक के बारे में जरूर सुना होगा, लेकिन आज हम आपको मिलवा रहे हैं एक ऐसे व्यक्ति से जिन्होंने बुक बैंक जो है वो खोल डाला है। दिल्ली एनसीआर में यह उनकी जो प्रयास है वो साबित हो रहा है कि शिक्षा किसी भी परिस्थिति में रुकावट नहीं बन सकती है। ग्रेटर नोएडा के रहने वाले डॉक्टर देवेंद्र कुमार नागर ने उम्मीद संस्था के माध्यम से घुमंतु मजदूरों के बच्चों के लिए एक अनोखी स्लम पाठशाला खोली है। साथ ही वह बुक बैंक भी चला रहे हैं। जो मजदूर परिवार अपने काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते रहते हैं, उनके बच्चे अक्सर शिक्षा के क्षेत्र में वंचित रह जाते हैं। डॉक्टर नागर का यह अभियान ऐसे बच्चों को मुख्य धारा की शिक्षा से जोड़ने का सराहनीय प्रयास है। संस्था न केवल किताबें और शैक्षिक सामग्री उपलब्ध करा रहा है, बल्कि जो बच्चे हैं उनको स्कूली बैग, जूते और वर्दी भी प्रोवाइड कराता है। उनका मानना है कि शिक्षा ही वह माध्यम है जो इन बच्चों को आत्मनिर्भर बनाने में, समाज में एक सम्मानपूर्ण जीवन जीने में मदद कर सकता है। आज हमारे साथ देवेंद्र जी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे उनकी कहानी उन्हीं की जुबानी। सबसे पहले सर, स्वागत है आपका जिंदगी विद ज्योति में। और जैसे कि आपके काम की बात की जाए तो आप शिक्षा के क्षेत्र में एक लेक्चरर होने के साथ साथ जो लोग शिक्षा से वंचित हैं उनके लिए आप काम कर रहे हैं। तो ये जो आपका जो कॉन्सेप्ट है बुक बैंक जो आप कर रहे हैं, वो आपके दिमाग में कैसे आया और इसकी शुरुआत जो है आपने कैसे की? एक्चुअली क्या है, मैं भी ग्रामीण अंचल से हूँ और जब हम पढ़ते थे तो इसी प्रकार बुक जो है एक्सचेंज करके जो हमसे सीनियर से उनसे बुक्स लेके पढ़े थे। तो 2008 में मैंने दिल्ली में ज्वाइन किया, गवर्नमेंट स्कूल है, तो उसमें अक्सर मैं देखता था बच्चे किताबें नहीं लाते थे। तो मैंने उनसे बोला बेटा किताबें क्यों नहीं लाते? तो उन्होंने कि सर किताबें खरीदने के लिए हमारे पास पैसे नहीं है। तो थोड़ा मुझे भी वैसा ही लगा। तो खैर मैंने उनको जो है अपनी जब सैलरी आई मेरी, तो मैंने अपनी निजी सैलरी से उन बच्चों को 5-6 बच्चे थे किताबें दिलवाई। लेकिन ऐसे ही हर साल प्रॉब्लम आ रही थी, तो आप कितने बच्चों को अपनी उससे दिलवा सकते हैं? तो मैंने डिसाइड किया कि भाई अपने सैलरी का निश्चित इतना अमाउंट से जो है हम जो इस प्रकार बच्चों की मदद करेंगे। लेकिन फिर भी बड़े संख्या में नहीं कर सकते आप जो है। तो हमारे साथी हैं जागेश जी, वो भी प्रिंसिपल हैं यूपी में, तो उनसे मेरी बात हुई। तो उन्होंने कि भाई क्या नाम है, चलो इस प्रकार के लोगों को जोड़ते हैं जो गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं। तो हमने जो अपने इसमें जो है 100 लोगों को जोड़ लिया। लेकिन उसके बाद भी संतुष्टि नहीं हुई कि भाई ज्यादा लोगों को हम संतुष्ट नहीं कर पा रहे, ज्यादा बच्चों तक हम अपनी उसको पहुंचा नहीं पा रहे चीजों को जो है। तो फिर एक दिन एक बच्चे का खड़े होकर आया कि सर क्या नाम, मेरे भाई की किताबें जो है मेरे पास रखी हैं, क्यों नहीं उन किताबों को हम ले आते हैं। तो एकदम मैंने जो वहां से वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया कि भाई क्यों ना बच्चों से ही जो पुरानी किताबें हम कलेक्ट करी जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो पुरानी किताबों को रद्दी में बेच देते हैं। तो हमने ये मिशन चालू कर दिया कि भाई यदि आपके घर में जो है पुरानी पुस्तकें हैं तो उन्हें रद्दी में ना बेचें, किसी जरूरतमंद बच्चे के हाथ में थमाएं और या फिर हमारे निःशुल्क पुस्तक बैंक में दें आप, जिससे कि जो गरीब बच्चा भी जो शिक्षित होकर सम्मान पूर्वक समाज में रह सके। तो जैसे बुक बैंक, जैसे हम लोगों को पता होता है कि बैंक मतलब होता है पैसे निकालने, पैसे की बात। तो ये मतलब कैसे लोग इससे जुड़ते हैं, अपनी किताबें कैसे आप तक पहुंचाते हैं? और मतलब जैसे ये जो कॉन्सेप्ट है किस तरीके से चलता है ये? अगर नोएडा की बात की जाए तो यहाँ पे बहुत सारे लोग रहते हैं, यहाँ पे हर प्रकार के लोग हैं। जैसे जो लोग एलिट क्लास हैं या गरीब हैं, स्लम है, उनके लिए भी आपने स्लम के लिए भी अपने पाठशाला के मतलब वो भी शुरुआत की आपने। अब जगह जगह जाके बच्चों जो जिनके पास पढ़ने
पढ़ने के लिए नहीं होता, आप उसको बुक्स वगैरह वगैरह ये सब भी प्रोवाइड करवाते हैं। तो ये किस तरीके से, मतलब ये संचालन जो होता है, इसका संचालन किस तरीके से होता है? संचालन क्या मैम, हमने जो है अब तो डिजिटल का ज़माना है, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमने एक ग्रुप बना लिया, उसमें हमने लोगों को जोड़ते रहे, तो लगभग उसमें 1000 हमारे सदस्य हैं उसमें। तो उसमें हमने क्या करा कि अपनी उसको डालते थे कि यदि भाई आपके घर पे जो पुरानी पुस्तकें हैं तो अपने रिलेटिव से या जो भी संपर्क में उनसे कहें कि हमारे निःशुल्क पुस्तक बैंक में आप जमा करें। तो हमने प्रत्येक गांव में, प्रत्येक सोसाइटी में कुछ लोगों को चिन्हित कर रखा है कि भाई यहाँ आप बुक जमा कर सकते हैं और यहाँ ही से बच्चे जो है बुक को ले सकते हैं जिनको जरूरत होती है। तो इस प्रकार जैसे ही सत्र जो है खत्म होता है तो जो लोगों के घर पर किताबें होती हैं, हमने अपने संस्था के, उम्मीद संस्था के नंबर्स दे रखे हैं, तो उन नंबर्स पे कॉल आती हैं। तो काफी लोग तो हमारे निःशुल्क पुस्तक बैंक पे ही किताबों को जमा कर जाते हैं, और नहीं तो हमारे जो सदस्य हैं वो घर से भी कलेक्ट कर लेते हैं बुकों को। तो इस प्रकार हमने लगभग पिछले 10 साल में जो है 16 से 17 हजार बच्चों को जो है किताबें दे चुके हैं। और उसमें जो है सबसे अच्छी बात है, 2 बच्चों ने तो जो है यूपी बोर्ड भी टॉप किया है। एक ने 2022 में किया था, एक ने 2023 में किया था, यूपी गौतम बुद्ध नगर टॉप जिला। तो ये जो आपका कॉन्सेप्ट है ये गौतम बुद्ध नगर तक सीमित है या कहाँ कहाँ, मतलब कहाँ कहाँ आप इस बुक को पहुँचाते हैं? और जैसे हम बात करें नोएडा की, तो आपने इतना इसके ऊपर रिसर्च करी होगी, यहाँ के जो एजुकेशन सिस्टम है उसमें आपको क्या लगता है कि किन चीज़ों का ध्यान नहीं रखा जा रहा है और किस तरीके से जो बच्चे हैं उन तक शिक्षा पहुँच पा रही है, नहीं पहुँच पा रही है? कैसा गवर्नमेंट की तरफ से जो कैंपेन हो रहा है वो मतलब सही है, या और क्या काम करना चाहिए? जी, मैं तो यही कहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि यहाँ पे क्या है, प्राइवेट वाइज मतलब जो निजी विद्यालय हैं वो बहुत ज़्यादा खुल गए हैं। तो जो सरकारी हैं उनमें क्या है, जो लोगों की मेंटेलिटी है वो धीरे धीरे बदल रही है, और वहाँ पे टीचर तो अच्छे हैं लेकिन जो वातावरण है शिक्षा का वो सही से नहीं बन पा रहा। तो इसलिए जो है लोग जो है प्राइवेट में ज़्यादा जा रहे हैं। तो और गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, वहाँ अपने जो सरकारी विद्यालय हैं उसको और अच्छे से, मतलब वहाँ जो सुविधाएं हैं वो प्राइवेट के अनुसार मतलब करनी चाहिए, जिससे कि और जो गरीब बच्चे हैं उन्हें भी जो है अच्छी शिक्षा मिल सके। तो जैसे आपने इसकी शुरुआत की, आपके साथ बहुत सारे लोग, आपने मतलब 100 लोगों को आपने जोड़ा, तो उस दौरान आपको किस मतलब किन किन परेशानियों का अपना सामना करना पड़ा? क्योंकि आप कोई अच्छा काम करते हैं तो उस टाइम पे आपको बहुत सारा क्रिटिसिज्म भी देखने को मिलता है। आप किसी को किताब दे रहे हैं तो उसके मन में भी एक सवाल आएगा कि हाँ ये हमें किताब दे रहे हैं, तो वो आपको कैसा लोगों से अनुभव मिला? लोगों ने पहले क्या विचारधारा आपके प्रति रखी, और बाद में जब आपने ये काम की शुरुआत की और इस वक्त आपको मतलब बुक बैंक जो है आपका काफी फेमस है, अगर हम गौतम बुद्ध नगर की बात करें तो अब आपको कैसा रिएक्शन उनकी तरफ से मिलता है? रुका, जब शुरुआत करी थी तो सबसे अच्छी क्या है, हमारी जो संस्था किसी से भी पैसे नहीं लेती है अभी। तो जब हम बताते हैं कि हमें पैसे की जरूरत नहीं है भाई, यदि आप किसी को किताब देना चाह रहे हैं तो डायरेक्ट अपने हिसाब से आप किताब दीजिए बच्चे को। और क्या नाम है, हम तो पुरानी किताबें लेते हैं जिन्हें आप रद्दी में बेचते हैं। तो और भविष्य में, क्योंकि मैं गवर्नमेंट एम्प्लॉई और सभी इससे जो हमने गवर्नमेंट एम्प्लॉय जोड़ रखे हैं, तो हमें कहीं राजनीति में भी नहीं जाना, क्योंकि जब आदमी कब क्रिटिसाइज करेगा भैया, तो राजनीति में कहीं आप अपना कुछ भविष्य देख रहे हैं या आप लोगों से पैसे ले रहे हैं। तो इस प्रकार की कभी जो है कोई ऐसी बात हमारे सामने आई नहीं है कि जिससे हमने फेस किया हो। लोग जो बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं, दिल खोल के सपोर्ट कर रहे हैं, और सोसाइटियों से, गांवों से जो है हमें बहुत सारी किताबें मिलती हैं। हमारे लगभग जो है एनसीआर में 20 निःशुल्क पुस्तक बैंक चल रहे हैं, और अकेला जो दुजाना में हमने जो निःशुल्क पुस्तक बैंक चला रखा उसमें 20,000 किताबें हमारे पास विभिन्न कोर्सों की रखी हुई हैं। तो ये जो छात्र हैं पढ़ते होंगे वो आपके पास किताब लेके जाते हैं, फिर आप उसी किताब को रिसाइकिल करके बाकी बच्चों को प्रोवाइड करा रहे होते हैं? जैसे बच्चा हमारे पास से बुक ले गया तो उसके हमने नंबर नोट कर रखे हैं, और उससे तब भी बोल देते हैं कि बेटा आप इसे जो है यूज करके, और जब आपके अच्छे नंबर आ जाएं और आप पास हो जाएं तो हमारी इन किताबों को जो है हमारी निःशुल्क पुस्तक बैंक पे जमा कर जाएं। लेकिन इसमें ये नहीं है कि जरूरी है कि वो बच्चे जमा ही करके जाएं, हम मैसेज डाल देते हैं, क्योंकि इतनी किताबें आती हैं हमारे पास, बहुत सारी किताबें। तो कुछ बच्चे हमारे पास जमा कर जाते हैं, कुछ नहीं भी करके जाते हैं, तो उनसे हम फोन पे बोल देते हैं कि बेटा आप अपने आसपास इन किताबों को किसी बच्चे को दे दें, रद्दी में ना बेचें, बस ये रहता है।
ये तो सर आपका काम हो गया, पर अजय मतलब जैसे आपने बाकी लोगों की बात करें, जैसे बहुत सारे लोग भी इसी क्षेत्र में काम कर रहे हैं, तो आपके बारे में अगर हम बात करें देवेंद्र जी, तो आप अपने बारे में हमें बता दीजिए कि आप कहाँ से हैं, और जैसे आपने बताया कि आप एज अ प्रोफेसर भी, आप लेक्चरर हैं आप स्कूल में, तो कि मतलब ये जो पढ़ाई की जो शुरुआत थी, आप डॉक्टर भी, आपने पीएचडी भी करी हुई है एजुकेशन में, तो एजुकेशन की ये शुरुआत कैसे हुई, फिर आपने बुक बैंक जो खोला है अभी, इसके साथ ही आप कई चीजें कर रहे हैं, जैसे स्लम पाठशाला खोल रहे हैं, जी। और जगह जगह जाके जो बच्चे हैं, गरीब बच्चे, उनको मदद पहुंचा रहे हैं। तो ये जो आपको पूरा जो चीजें हैं वो कैसे कैसे हुई, और मतलब आप जहाँ से बिलोंग करते हैं वहां से आपको कैसे सपोर्ट मिल रहा है? जी, मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार नागर और दिल्ली में लेक्चरर हूँ। तो सबसे अच्छा क्या है कि यदि आप जब भी प्रेरित होंगे तो आप अपने आसपास के वातावरण से जो है प्रेरित होंगे। तो हमने जब इंटर करी थी तो हमें कुछ नॉलेज नहीं थी दीन दुनिया की। जैसे ही हम बीएससी में पहुंचे तो हमने अपने आसपास के जो छात्र थे उन्हें देखते थे, जो हमारे दोस्त थे, उनके फर्स्ट जब सेमेस्टर हुआ तो उनके बहुत अच्छे नंबर आए और मेरे बहुत ही मतलब कम नंबर आए। तो फिर मैंने पूछा कि भाई आपकी क्या स्ट्रेटेजी है जिससे कि आपके इतने नंबर आए हैं। तो उन्होंने बताया कि भाई हम जो है इतने टाइम जो है नाइट में ज़्यादा पढ़ते हैं और डे में कम। डे में तो क्योंकि क्लास वगैरह लेते हैं, लेकिन रात को आप जो है ज़्यादा पढ़ें और सुबह भी उठ के पढ़ें। तो हमने जो है फिर उनके जैसा ही करना चाहा। तो धीरे धीरे हम भी जो है उसी प्रकार से जो है अच्छे स्टूडेंटों में आ गए। और फिर जैसे 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 बढ़ते गए फिर हमने एमएससी करी। एमएससी के बाद फिर हमारे साथी थे संजीव भाटी जी, तो वो कहने लगे कि भाई देवेंद्र जी हम बीएड कर रहे हैं, आप भी करेंगे। तब तक मुझे टीचिंग की कोई नॉलेज नहीं थी कि भाई एमएससी करके टीचिंग में भी जा सकते हैं। उस टाइम मैं ट्यूशन पढ़ाता था बच्चों को निःशुल्क ऐसे ही। तो उन्होंने कि तुम टीचिंग तो कर ही रहे हो, टीचिंग यही तो टीचिंग है एक बार जो है। तो उनके उससे फिर मैंने बीएड किया। बीएड के बाद वहां पर टीचर पढ़ाते थे तो मेरी जिज्ञासा आई कि भाई इतने बड़े बड़े बच्चों को जो टीचर पढ़ा रहे हैं इन्होंने ऐसा क्या किया है। तो मैंने एक दिन जो है अपने टीचर से, सत्येंद्र सर हैं, उनसे पूछा। उन्होंने कि भाई एमएड करनी पड़ती है इसके लिए, और जैसे ही आप एमएड करेंगे तो बीएड कॉलेज में आप पढ़ाने लगेंगे। तो फिर हमें ये ललक लग गई कि भाई अब हमें जो है एमएड ही करनी है। तो एमएड हमने सर्च किया उस टाइम। तो हमें सीसीएस यूनिवर्सिटी में 20 सीटें थी वहाँ पे और टेस्ट होता था। तो टेस्ट में जो हमारा नंबर आ गया, फिर वहां से करा। तो वहां तो बहुत बड़ा एजुकेशन का हब था। तो वहीं से ही 2006 की बात है कि लाइब्रेरी में पूरी रात लाइब्रेरी में बच्चे रहते थे। तो हम भी लाइब्रेरी में फिर उसी हिसाब से करने लगे। तो जैसे जैसे हमने एमएड कर रहे थे तो उसी साल हमने नेट भी निकाल लिया, क्योंकि वहां पे पता चला कि भाई यदि आप नेट निकाल लेते हैं तो आप प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। तो उसी साल हमारा नेट भी वहां पे हो गया। और नेट होने के बाद फिर हमने अपने गांव में आके 2007 में लाइब्रेरी की स्थापना करी, उस लाइब्रेरी को देख के कि भाई लाइब्रेरी वास्तव में ही अगर आपको जो है आपके सपनों को पूरी कर सकती है, तो लाइब्रेरी का जो एक कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। तो हमने अपने गांव के प्रधान से, जो एजुकेटेड लोग थे, उनसे जो है एक दिन मीटिंग करके और अपने गांव में जो 50 चेयर की जो है निःशुल्क पुस्तकालय खोला और उसमें बच्चे पढ़ते हैं। और कम से कम हमारे दुजाना गांव से ही 300-400 बच्चे जब से जो सिलेक्ट हो गए हैं उसमें, उस लाइब्रेरी से ही। और उस लाइब्रेरी की बदौलत ही आसपास के गांवों में भी जो है हमारी लाइब्रेरी को गांव लोग देखने आते हैं। जब कोई शादी विवाह होता है तो स्पेशल देखने आते हैं वहां पे, कोई मंत्री आता है तो स्पेशल उसे देखने आता है और फिर उसे देख के अपने गांव में बनवाता है। तो आसपास के कम से कम हमने 10-20 गांवों में, तो हमारे ही आसपास के गांवों में बन गई, जो हमसे खुद आके कहते हैं कि भाई देवेंद्र जी हमने तो ये आपकी लाइब्रेरी को देख के ही अपने गांव में लाइब्रेरी बनाई है। तो बहुत अच्छा लगता है जब जो है बच्चे सेलेक्ट होते हैं, आते हैं कहने कि सर हम तो आपकी वजह से हुए हैं। तो मैंने की वजह कोई किसी की नहीं है, आप सब अपनी वजह से हुए हैं, आपने मेहनत करी है तो भाई आप सिलेक्ट हो गए हो। तो आपको कोई ऐसा कोई केस याद हो जिसमें आप मतलब जैसे आपकी लाइब्रेरी से पढ़ने के बाद कोई एक ऐसा बच्चा जो आपके दिमाग में रहा हो कि मतलब आपकी लाइब्रेरी से पढ़ने से या आपकी एक हेल्प से वो कुछ कर पाया, तो वो आपको याद रहा, आपके पास आया हो वो कोई एक ऐसा कोई एग्जाम्पल आपको याद है? हाँ, ऐसे तो बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अभी नीरज लड़का था, सत्येंद्र था, गजेंद्र था और प्रिया थी लड़की, जो है सिलेक्ट हुई हैं ये। तो मिठाई का डिब्बा लेके आए और सर हम अपनी पहली सैलरी जो है क्या नाम है लाइब्रेरी के लिए दान करते हैं। उन्होंने अपनी फर्स्ट जो उनकी सैलरी मिली थी वो उन्होंने लाइब्रेरी के लिए दान भी करी कि जो यहाँ पे भाई सुख सुविधाएं हैं
जो हम हमें नहीं मिल पाई थी, उन सुख सुविधाओं को आप सर जो है इसमें करें बच्चों के लिए, जिससे कि ये भी हमारी तरह सफल हो जाए। जी। तो जैसे एजुकेशन की हम बार-बार बात कर रहे हैं, तो अगर हम एजुकेशन सिस्टम की अपनी बात करें, क्योंकि भारत में हमेशा ये कहा जाता है कि एजुकेशन जो है वो कम हो रहा है, या बहुत सारे लोग जो पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं वो नहीं पढ़ पा रहे। पर आपका जो लाइब्रेरी खोलने के बाद जो वहाँ जहाँ पे शिक्षा नहीं पहुँच पा रही, वहाँ पे शिक्षा का आप एक हब खोल रहे हैं। तो अगर आप कंपेयर करें हमारी कंट्री को किसी और कंट्री से, या अगर दिल्ली में आप पढ़ाने जा रहे हैं, गौतम बुद्ध नगर में, तो क्या लगता है कि क्या चेंजेस हैं जो होने चाहिए, और क्या चीजें जो है वो अच्छी हैं? किस क्षेत्र में आपको लगता है कि मतलब एजुकेशन जो सिस्टम है हमारा वो अच्छा है, और किन किन चीजों की जो कमी है वो पूरी होनी है? नहीं, अभी जो है हमारी जो है पुस्तकीय ज्ञान है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो प्रैक्टिकल नहीं है। बहुत सारे देशों में प्रैक्टिकल है। तो जैसे बच्चे ने एजुकेशन ले ली, तो उसके बाद जो है अच्छी एजुकेशन लेने के बाद भी उसे जो है कंपनियों में या इधर उधर भटकना पड़ता है, क्योंकि उसने पुस्तकीय ज्ञान तो लिया है और जो प्रयोगात्मक होता है वो स्किल उसके पास नहीं है। तो इसमें जो है, क्योंकि इसके लिए हमें बहुत बड़ी उसमें जो है मतलब कॉलेज हैं जैसे, उसके साथ जो है भाई कंपनियां लगाई जाएं, कंपनियों में जो है बच्चे जो साथ के साथ ही प्रैक्टिकल भी करें, तो प्रैक्टिकल नहीं हो पा रहा है। तो मेरा तो यही है कि भाई प्रैक्टिकल, ज्यादा शिक्षा प्रैक्टिकल होनी चाहिए, क्योंकि बाद में भी तो प्रैक्टिकल पे ही आते हैं। यदि हम पुरानी बात करें कि जो मिस्त्री होते थे, ये गाड़ियां बनाते हैं, अब भी हैं, तो उन्हें कोई डिग्री नहीं होती, लेकिन उनका क्या है भाई, उन्होंने प्रैक्टिकल करा है, तो प्रैक्टिकल से वो हो गए। तो ये है कि प्रैक्टिकल की बहुत जरूरत है। तो जैसे आपने बताया कि इसमें आप किसी से पैसे नहीं लेते, आपका काम जो है लोगों के द्वारा लोगों के लिए किया जा रहा है। तो आपको कभी किसी सरकार ने कभी मदद करने की कोशिश किया, कोई आपके पास आया? अगर कोई आना चाहता है तो क्या आप उनको बोलेंगे कि हाँ मतलब आपके साथ वो जुड़े और भी अच्छे से काम करें? तो आपके जो अभी आपको दर्शक देख रहे होंगे बहुत सारे नोएडा, गौतम बुद्ध नगर के लोग, तो उनको आप एक क्या मैसेज देना चाहते हैं? इस पुस्तकालय से उनको क्या लाभ मिलेगा और किस तरह से वो लोगों के लिए कितना मददगार साबित होगा? बस मैं तो यही कहूंगा कि भाई अपने हिसाब से सब जो है काम करें, क्योंकि मेरे दादाजी और हमारे पिताजी कहते थे कि सामर्थ्यवान व्यक्ति वो है जो दूसरे की मदद कर पा रहा है। जो दूसरे की मदद नहीं कर रहा है, चाहे आपके पास अरबों खरबों रुपए हैं और आपका दिल जो है दूसरे के लिए नहीं पिघल रहा है, दूसरे की आप मदद नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आप सामर्थ्यवान व्यक्ति नहीं है। तो मेरी यही है कि भाई यदि आपके गांव में जो है पुस्तकालय नहीं है तो पुस्तकालय खोलें, और यदि आपके आसपास जो है झुग्गी झोपड़ियों में लोग रह रहे हैं, क्योंकि जो हम ग्रेटर नोएडा में और गाजियाबाद में स्लम बस्ती में पाठशाला चला रखी है हमने छोटे छोटे बच्चों को, क्योंकि उनके साथ क्या है, वैसे तो सरकार ने बहुत सारे विद्यालय प्राइमरी स्कूल खोल रखे हैं, उनमें एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जिन्हें हम घुमंतु मजदूर कहते हैं। घुमंतु मजदूर का अर्थ होता है कि जो काम की तलाश में एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते रहते हैं। जैसे 6 महीने उनका जो है किसी प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है, तो 6 महीने उन्होंने उस प्रोजेक्ट पे काम किया, तो उनकी मजबूरी है फिर दूसरे प्रोजेक्ट पे जाना, तो इसलिए वो एडमिशन वहां पे नहीं करा पाते हैं। तो जहां पे इस प्रकार के जो घुमंतु मजदूर हैं और उनके बच्चे हैं, तो उन्हें हम अक्षर ज्ञान देने का प्रयास करें और उन्हें किताबें दें, पुस्तकें दें और अदर एक्टिविटी कराएं, मतलब जैसा भी आप अपने स्तर से करा सकते हैं, कराने का हमें प्रयास करना चाहिए। तो जैसे आपने बुक बैंक के बारे में आपने बोला था कि मैंने सोचा था और मैंने शुरुआत करी, उस टाइम पे आपने क्या सोचा था और अभी आपको क्या लगता है कि वो किस तरह से सफल हो पाया है? हाँ, मुझे भी इतना विश्वास नहीं था कि इतने बड़े स्तर पे मैं इसे जो है कर पाऊंगा, और अब बराबर बढ़ रहा है ये, क्योंकि हमारे दिल्ली में भी 5-6 निःशुल्क पुस्तक बैंक चल रहे हैं। लोग कुल मिला के कितने आपके? 20 चला रखे हैं अभी हमने एनसीआर में। तो लोगों की कॉल आती रहती है कि सर हम भी खोलना चाह रहे हैं, हम भी खोलना चाह रहे हैं। तो मैंने कि इसमें जो कोई विशेष नहीं है, बस आपको थोड़ा सा एक्टिव रहना है, लोगों से अपनी बात कहनी है, क्योंकि एक कमरा आपको जो है 20 बाई 20 का उसके लिए रखना है, जिसमें आपको किताबों को रखना है, और पुरानी किताबें आती हैं बस उनको अलमीरा में जो 6 की है तो 6 की, 8 की है, इस पर टाइप से रखना है। कोई विशेष काम नहीं है, केवल लोगों को आपको जागरूक ही करना है कि भी किताबों को रद्दी में ना बेचें, किसी जरूरतमंद बच्चे के हाथ में थमा दें, या फिर आप जो है उन्हें हमारे निःशुल्क पुस्तक बैंक में जमा कर दें। तो मुझे अब जो है विश्वास हो रहा है कि एनसीआर में क्या, पूरे उसमें जो आसपास के जो प्रदेश हैं उन सभी में जो निःशुल्क पुस्तक बैंक होंगे भविष्य में हमारे, और जरूरतमंद बच्चे जो किताबों के अभाव में अपनी शिक्षा पूरी नहीं कर पा रहे हैं, वह भी अपनी शिक्षा पूरी कर पाएंगे।
जैसे आपने भविष्य को लेकर आपने कुछ बातें बोली, तो जैसे आप अभी तो आप बता रहे हैं आपने 20 पुस्तकालय खोले हैं। पुस्तकालय के साथ-साथ मतलब बैंक जो पुस्तक बैंक पुस्तक जो बैंक। बैंक है, साथ ही साथ में आप लोग स्लम जो आपने बताया घुमंतु जो बच्चे उनके लिए भी काम कर रहे हैं। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं आपकी, ये किस तरीके से आप आने वाले समय में इसको देखना चाहेंगे? और स्लम को लेकर जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत काफ़ी अलग है, क्योंकि बच्चों को जो गरीब बच्चे हैं उन तक पहुँचना, उनको कन्विंस करना, ये बहुत चैलेंजेस होते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या चैलेंज देखने को मिलता है? देखिए, एक तो हम टीचर हैं और टीचर होने के नाते जो हमारे स्टूडेंट हैं, क्योंकि मेरा भी खुद का ऐसा व्यवहार रहता है बच्चों के साथ, जो मुझसे एक बार मिल लेता है, मेरे द्वारा पढ़ जाता है, वो बच्चा मेरे प्रति पूर्ण रूप से समर्पित रहता है। तो मुझे विश्वास है, जैसे दिल्ली में मैं बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, यहाँ भी मैं ट्यूशन फ्री में करता हूँ बच्चों को, तो जो वो बच्चे सफल हो जाते हैं, तो मतलब श्याम दाम दंड भेद जो बोलते हैं ना, उसके लिए समर्पित रहते हैं मेरे लिए। तो वो ही प्योद जो आगे आके जो है मेरे जो ये निःशुल्क पुस्तक बैंक है या पुस्तकालय है या स्लम पाठशाला चला रहे हैं, यही आगे इसका जो नेतृत्व करेंगे एक दिन जो है। और लगभग मुझे लग रहा कि अगले 5 साल में बहुत सारे मुझ पे अनगिनत जो है ये चीजें जो है मुझे देखने को मिलेगी, क्योंकि जैसे ही अब बच्चे सेलेक्ट हो रहे हैं इसमें, तो वो आके कहते हैं कि सर हम जो है यहाँ पे पैसे सैलरी दे रहे हैं। तो जब ज्यादा संख्या में बच्चे हो जाएंगे तो हमें अर्थ की तो कोई दिक्कत रहेगी नहीं। तो फिर आप कितने ही स्लम बस्ती में जाके जो बच्चों को किताबें दें या उनके लिए ट्यूटर रखें, तो उसमें मुझे लग रहा है कि हम ज्यादा से ज्यादा खोल पाएंगे। जी, जैसे आप जो काम कर रहे हैं उसके लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब सपोर्ट या पॉजिटिव एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो आप इस काम को करने के टाइम पे आप उसको किसका आपको लगता है कि श्रेय दे देते हैं? आप उस चीज़ को किसकी वजह से आप यहाँ तक पहुँच पाए हैं? भाई ये तो जो है अपने गुरुजन और अपने माता पिता का ही इसमें सबसे बड़ा रोल रहता है। हमारे सभी दोस्तों का भी है, जिनसे मैं जो है प्रेरित होकर मैंने ये काम किया है। और हमारे यदि मैं बताऊं, चाचा जी भी लेक्चरर रहे थे, मास्टर हुकम सिंह आर्य, और आजीवन वो बाल ब्रह्मचारी रहे हैं और उन्होंने अपनी टोटल सैलरी सामाजिक हित में ही खर्च करी है। आज भी वो पेंशनर हैं और पेंशनर होने के नाते हमने उनसे बोल रखा है हमें एक भी पैसा आपका नहीं चाहिए। अब भी वो जो है आर्य समाज या सामाजिक कार्यों में जो उसे खर्च करते हैं। तो उनके साथ रह के आप हाँ, तो आपका जो सबसे आपके जीवन पे जो अमिट छाप छोड़ी जाएगी वो जो है परिवार छोड़ता है। परिवार जैसा आप परिवार में रह रहे हैं, जैसे वातावरण में, क्योंकि बच्चा जो है अधिक से अधिक समय जो है परिवार के साथ रहता है, अपने माँ बाप के साथ रहता है, अपने चाचा ताऊ के साथ रहता है, दादा दादी के साथ रहता है। टीचर तो केवल बच्चे को जो है एक रास्ता दिखाता है। मैं टीचर की खुद टीचर होते हुए भी बहुत कम भूमिका मानता हूं कि केवल वो मोटिवेटर है। लेकिन अगर उसके संस्कार की बात करोगे, उसके क्या नाम है फाउंडेशन की बात करोगे, तो उसकी जो है प्रथम जो पाठशाला होती है वो माँ होती है, या प्रथम टीचर जो होती है माँ होती है, वो ही है। और वही जो है आज अगर यदि आप मुझ में ये चीजें देख रहे हैं तो वो मेरे माँ बाप, दादा दादी, चाचा ताऊ, और ये सबसे बड़ा मैं और बताऊंगा, गाँव में जो है संयुक्त परिवार रह रहे हैं, इसका बहुत बड़ा रोल है संयुक्त परिवार का। जैसे जैसे शहर में जो एकल परिवार हो रहे हैं उसका जो है बच्चों की परवरिश पे, मानसिक रूप से भी और शैक्षिक पे भी बहुत प्रभाव पड़ता है। जी बिल्कुल। जैसे आज की दुनिया अभी हम बात करें तो जैसे डिजिटलाइजेशन हो गया है, लोग जो है पैंडेमिक के बाद सब लोग मतलब घर से पढ़ना शुरू कर दिया। तो किताब को लेकर आप काम कर रहे हैं, तो किताब का जो महत्व है एक स्टूडेंट की जिंदगी में क्या होता है, थोड़ा एक बार बता दीजिए। देखिए, ऑनलाइन सब चीजें हैं, लेकिन जो आपको इंटरेस्ट बुक से पढ़ने में आएगा शायद ही किसी और चीज से आए, क्योंकि आप डायरेक्ट कनेक्ट हो रहे हैं उससे जो है। और हर प्रत्येक व्यक्ति के या प्रत्येक परिवार के उसमें जो है फोन लेना भी अभी दूर की कौड़ी है। और फिर यदि फोन भी है तो उसको रिचार्ज करना बड़ा मतलब एक वो है। एक ही परिवार में मानो पिताजी के पास फोन है तो बच्चा कैसे यूज करे, पापा काम के लिए जो सुबह गए हैं शाम को आते हैं, तो फोन तो ये डिजिटल का मैं इतना महत्व नहीं मानता। किताबों से आपको जुड़ना ही पड़ेगा और किताबें हैं आपको जो है आपको बहुत अच्छे से आपको समझती हैं और आपको किताबों को समझना होगा।
नोएडा में बात करें तो जैसे आपने बताया स्लम्स बहुत सारे, मतलब हम जानते हैं लोग शिकायतें करते हैं कि एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा खराब है। तो उन लोगों का जो शिकायतें हैं और बोलते हैं कि मतलब मिनिस्ट्री अच्छा काम, गवर्नमेंट अच्छा काम नहीं करी, तो एज अ पर्सन, सिंगल पर्सन, अगर हम एक कम्युनिटी में रह रहे हैं तो हमारी क्या जिम्मेदारियां होती है समाज को लेकर, क्योंकि हम लोग शिकायतें तो बहुत कर रहे हैं पर हम एज अ, जैसे आपने बुक बैंक खोली है या पुस्तकालय खोला है, बहुत से लोग पाठशाला खोल रहे हैं, तो क्या एक कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं और उनको एक आखिरी जो एक मैसेज है आप देना चाहेंगे अपने काम को लेकर, और वो किस तरीके से अपने अंदर जो शिकायतें हैं इनको छोड़कर एक पॉजिटिव चीजें लेकर आए, अपना सहयोग किस तरह से दे सकते हैं वो? भाई मैं तो यही कहना चाहूँगा, भाई सरकारें जो हैं अपने हिसाब से काम कर रही हैं, और जैसे जैसे भाई राष्ट्र बढ़ रहा है तो एजुकेशन सिस्टम या सब मजबूत हो रहे हैं, बहुत बदलाव आ रहा है, लेकिन हमारा अपना भी फर्ज बनता है। भाई ये हमारी राष्ट्र है, हमारी मातृभूमि है, तो इसके लिए हमें भी, मैंने पीछे ही बताया था कि सामर्थ्य, यदि हम सामर्थ्य हैं तो अपने देश के लिए, अपनी मातृभूमि के लिए हमें काम करना चाहिए। और यही नहीं है कि सभी लोग जो है बॉर्डर पर जाके जो मातृभूमि के लिए, राष्ट्र के लिए जो है काम करेंगे। ये भी एक तरीका का, जैसे आप निःशुल्क पुस्तक बैंक चला रहे हैं या लाइब्रेरी खोल रहे हैं या स्लम में जाके आप जो है पढ़ा रहे हैं बच्चों को, ये भी एक मातृभूमि के लिए आप काम कर रहे हैं, राष्ट्र के लिए काम कर रहे हैं। तो मेरी आप सभी से यही अपील है कि आप जो है, यदि ईश्वर ने आपको सामर्थ्यवान बनाया है तो जरूर आप अपने आसपास जो है, यदि कोई जरूरतमंद व्यक्ति है, नीडेड व्यक्ति है, तो उसकी जैसे भी आप हेल्प कर सकते हैं अवश्य करें। और यदि आपके घर में पुरानी पुस्तकें हैं तो उन्हें रद्दी में ना बेचें, किसी जरूरतमंद बच्चे के हाथ में थमाएं, जिससे कि वह जरूरतमंद बच्चा भी अच्छी शिक्षा प्राप्त करके समाज में सम्मान पूर्वक जीवन जी सके और अपने सपनों को साकार कर सके। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो आज हमारे साथ मौजूद थे ग्रेटर नोएडा के देवेंद्र जी, जो कि जो गरीब बेसहारा बच्चे हैं जिनके पास किताबें नहीं होती, उन तक किताबें पहुंचा रहे हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, वो जो स्लम एरिया में जो बच्चे रहते हैं उनको, उनके लिए पाठशाला खोल रहे हैं। इसके साथ ही वो लाइब्रेरी तक बनवा चुके हैं अपने गाँव में। अगर हम बात करें दिल्ली एनसीआर की तो 20 करीब तकरीबन वो लाइब्रेरी बना चुके हैं और लगातार जो बुक बैंक है उसका काम कर रहे हैं। जो लोग, जिन लोगों के पास बहुत सारी किताबें होती हैं उनसे किताबें लेते हैं और जरूरतमंद जो बच्चे हैं उन तक वो किताबें पहुंचा रहे हैं। मैं आशा करती हूँ कि आप उनके साथ जुड़ेंगे और अपनी जो किताबें हैं जिनको आप यूज नहीं कर रहे हैं वो उन तक पहुंचाएंगे। आपका जो छोटा सा प्रयास जो है वो कई जो बच्चे हैं, छात्र जिनके पास किताबें नहीं है, उनके लिए एक बहुत बड़ा सहयोग साबित हो सकता है। मैं आशा करती हूँ आपको उनकी स्टोरी अच्छी लगी होगी। अगले हफ्ते भी हम ऐसे ही लोग और उनकी कहानी लेके आपके साथ बने रहेंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए उत्तर प्रदेश टाइम्स में ज्योति कार्की। धन्यवाद। हम हैं देश के दिल, उत्तर प्रदेश की धड़कन, उत्तर प्रदेश टाइम्स।